फ्लाइट MH370 दुनिया की सबसे रहस्यमय और दिल दहला देने वाली घटनाओं में से एक ऐसी घटना जिसमें यात्रियों से भरा हुआ जहाज अचानक ही गायब हो जाता है। इस जहाज को जमीन निकल गई या आसमान, कोई भी नहीं जानता है। बात है 8 मार्च 2014 की। Delivery 370, good morning. Malaysian 370, stand by. मलेशियन एयरलाइन की एक फ्लाइट MH370 रात के 12:42 पर कोलालमपुर से उड़ान भरती है और अगले 53 घंटे में इस फ्लाइट को बीजिंग पहुंचना है। यह फ्लाइट इस रूट पर आमतौर से चलती रहती थी। इस प्लेन में कुल 239 लोग सवार थे, जिनमें 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स थे। इस फ्लाइट के कप्तान थे जहरी अहमद शाह, जो एक अनुभवी पायलट थे जिनको 33 सालों का फ्लाइट उड़ाने का अनुभव था। और इस फ्लाइट के को पायलट थे फारिक हमीद, जिन्हें फ्लाइट उड़ाने का 7 सालों का अनुभव था। रात के 10:08 पर यह फ्लाइट मलेशियन कोस्ट लाइन को पार करते हुए साउथ चाइना सी के ऊपर पहुंच जाती है। यह फ्लाइट जमीन से 35,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाती है। यह फ्लाइट अभी भी कोलालमपुर के ATC के संपर्क में थी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और रात के 1:19 पर यह फ्लाइट वियतनाम के एयर स्पेस में प्रवेश करती है और यह फ्लाइट वियतनाम के होचिमिन ATC के संपर्क में आ जाती है और फ्लाइट के कैप्टन कोलालमपुर ATC को गुड नाइट बोलकर आगे बढ़ते हैं। और यह इस फ्लाइट से आने वाले आखिरी शब्द थे। वियतनाम एयर स्पेस में पहुंचने की करीब 2 मिनट बाद यह फ्लाइट कोलालमपुर ATC की रडार से गायब हो जाते हैं। अब कोलालमपुर ATC के लिए यह एक नॉर्मल बात थी, क्योंकि यह फ्लाइट उनसे बहुत दूर वियतनाम एयर स्पेस में पहुंच चुकी थी। लेकिन रहस्यमय तरह से यह फ्लाइट वियतनाम के होचिमिन ATC की रडार से भी गायब हो जाती है। होचिमिन ATC बार बार इस फ्लाइट से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिलता। होचिमिन ATC इस गायब हुए प्लेन के बारे में तुरंत कोलालमपुर ATC को बताती है। किसी को समझ नहीं आ रहा था यह फ्लाइट क्यों, कैसे और कहां गायब हो गई थी। और इस घटना के बाद फ्लाइट MH370 बन जाती है इतिहास की सबसे बड़ी मिस्ट्री। आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ ट्रूथ अनकवर्ड के एक और नए वीडियो में। सभी को लग रहा था कि किसी तकनीकी खराबी की वजह से फ्लाइट से संपर्क नहीं हो रहा है। देखते ही देखते सुबह हो जाती है और 6:30 बजे इस फ्लाइट को बीजिंग में लैंड कर जाना चाहिए था, लेकिन यह फ्लाइट वहां पहुंची ही नहीं। परंतु इस फ्लाइट को खोजने के लिए एक सर्च अभियान चालू किया जाता है और जहां पर फ्लाइट से आखिरी बार संपर्क टूटा, वहां उस जगह से 100 किलोमीटर के दायरे में समुद्र में छानबीन की जाती है। यह सर्च अभियान इतना बड़ा था कि इस फ्लाइट को ढूंढने में 7 देशों ने अपने अपने शिप्स और एयरक्राफ्ट को लगा दिया था। इस प्लेन को ढूंढते ढूंढते करीब 3 दिन से भी ज्यादा का समय गुजर जाता है, लेकिन खोजी दल को इस फ्लाइट का कोई भी सुराग या कुछ भी अता पता नहीं चल रहा है। इस घटना के करीब 4 दिन बाद 12 मई 2014 को इस फ्लाइट से संबंधित एक और रहस्य सामने आता है। इसने सबके होश उड़ा दिए। दरअसल यह फ्लाइट सिविलियन रडार से तो गायब हो चुकी थी, लेकिन अभी भी मिलिट्री की एक रडार इस फ्लाइट को ट्रैक कर रही थी। इस फ्लाइट के बारे में मिलिट्री की रडार के बारे में मिले डेटा ने सबको चौंका दिया था। दरअसल मिलिट्री डाटा के रडार के अनुसार जब यह फ्लाइट वियतनाम एयर स्पेस में पहुंची और सिविलियन रडार से गायब हुई, उसके बाद इस फ्लाइट ने राइट टर्न लिया। उसके बाद यू टर्न लेकर वापस मलेशिया की तरफ उड़ने लगी और 31 मिनट के बाद जहाज ने पिनांग शहर को पार करते हुए मलक्का स्टेट की ओर टर्न लिया। यह फ्लाइट अंडमान और निकोबार आइलैंड की ओर उड़ने लगी। रात के 2:22 तक मिलिट्री की रडार ने इस जहाज के ट्रैक किया था। उसके बाद जहाज मिलिट्री की रडार की पहुंच से दूर निकल गया। अभी तक जिस जगह पर प्लेन को ढूंढा जा रहा था वहां तो कोई प्लेन था ही नहीं। इस घटना ने अब एक नया मोड़ ले लिया था। आखिर यह प्लेन कहां गायब हुआ? सवाल अनेक थे, लेकिन जवाब कोई नहीं। अब खोजकर्ताओं के पास एक और बड़ी चुनौती थी, इंडियन ओशन के एक बड़े भाग में सर्च अभियान करना, जो रेस्क्यू टीम अभी तक प्लेन को गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी में ढूंढ रही थी। उसने अब इंडियन ओशन के इस भाग में प्लेन को ढूंढना चालू कर दिया था। कई दिन खोजबीन करने के बाद भी इस फ्लाइट का कोई भी अता पता नहीं चला था। इस प्लेन की गुत्थी को अभी तक कोई भी नहीं समझ रहा था कि कुछ दिनों के बाद इस कहानी ने एक और नया मोड़ ले लिया और सबको हैरान कर दिया। अगले कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि यह प्लेन अपनी यात्रा के दौरान बार बार एक सैटेलाइट से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। दरअसल यह बोइंग 777 जहाज था, जिसमें सैटेलाइट से ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन करने की तकनीक थी। इस जहाज ने हर 1 घंटे के बाद संपर्क करने की कोशिश की। इस सैटेलाइट डाटा को डिकोड करने के बाद पता चला कि जब यह जहाज मिलिट्री रडार से गायब हुआ, उसके बाद इसने एक और टर्न लिया और अगले 5 घंटों तक इसी दिशा में लगातार इंडियन ओशन के ऊपर उड़ता रहा। और इस प्लेन ने सुबह 8:19 पर आखिरी बार सैटेलाइट से संपर्क बनाने की कोशिश की। इन्वेस्टिगेटर्स ने जब सैटेलाइट के डेटा को देखा और मैथमेटिक कैलकुलेशन किया,
तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से करीब 2000 किलोमीटर वेस्ट में इंडियन ओशन के इस कर्व एरिया में जहाज के की आशंका जताई और इसके बाद शुरू होती है दुनिया का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन। एक बड़े स्तर पर समुद्र के इस भाग की हकीकत शुरू होती है, लेकिन इस जहाज का कोई नामो निशान नहीं मिलता। फिर अप्रैल 2014 के बाद समुद्र के ऊपर चलने वाले सर्च ऑपरेशन को बंद कर और डीप ओशन ऑपरेशन सर्च को चालू किया गया, जिसमें आधुनिक तकनीक से समुद्र के नीचे की मैपिंग की गई और जहाज को सालों तक ढूंढा जाता रहा। यह ऑपरेशन दुनिया का सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन था और लगातार इस जहाज की 3 सालों तक खोजबीन चालू रही, जिसमें $160 मिलियन का खर्च आया। लेकिन इस जहाज का कोई भी अता पता नहीं चला और 3 सालों के बाद सर्च ऑपरेशन को बंद करना पड़ा। हालांकि इस प्लेन का तो कोई अता पता नहीं चलता, लेकिन इस प्लेन के गायब होने के 1 साल बाद मेडागास्कर के एक आइलैंड पर इस जहाज का एक टूटा हुआ टुकड़ा मिला, जो समुद्र की लहरों के साथ इस आइलैंड पर पहुंच गया था। यह जहाज का फ्लेरन था। यह प्लेन का वो हिस्सा होता है जो लैंडिंग के समय काम आता है। जब इस फ्लेरन पर रिसर्च की गई तो इस जहाज के एक खतरनाक मंजर से पर्दा उठता है। एक्सपर्ट का मानना था कि जब यह जहाज समुद्र में क्रैश हुआ तो यह अपनी नोक के बल पर गिरा था, जिससे यह माने जाने लगा कि फ्लाइट MS-370 को जानबूझकर क्रैश किया गया होगा। पर इन सब के पीछे किसका हाथ था? इसकी छानबीन के लिए मलेशियन पुलिस ने तहकीकात को इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस फ्लाइट से संबंधित कोई और राज निकलकर सामने आए, जिसने सबको चौंका दिया था। पहले शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी, जिससे प्लेन का कम्युनिकेशन सिस्टम काम करना बंद कर गया होगा। इस वजह से जहाज के कप्तान ने प्लेन को यू टर्न लेकर वापस मलेशिया में इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की होगी। लेकिन यहाँ पर सवाल यह आता है कि फिर प्लेन मलेशिया में लैंड क्यों नहीं हुआ? तो इसके जवाब में यह माना जाने लगा कि हो सकता है कि किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से पायलट के केबिन के प्रेशर में बदलाव हुआ होगा, जिससे केबिन के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई होगी और दोनों पायलट बेहोश हो गए होंगे, जिसके बाद फ्लाइट ऑटो पायलट मोड पर चली गई, जिस वजह से वह मलेशिया में लैंड नहीं कर पाए होंगे। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना था कि जहाज ने पिनांग को पार किया, उसके बाद फ्लाइट ने एक शार्प टर्न लिया। एक्सपर्ट की माने तो कोई भी जहाज ऑटो पायलट पर इतना शार्प टर्न नहीं ले सकता, तो इसका मतलब यह है कि पायलट ने जानबूझकर फ्लाइट को टर्न करवाया होगा और फ्लाइट में कोई भी तकनीकी खराबी नहीं हुई होगी। ऐसा माने जाने लगा शायद फ्लाइट MS-370 को किसी ने हाईजैक कर लिया होगा और हाईजैकर्स अपने हाथों में कंट्रोल रखना चाहते थे। इसके लिए फ्लाइट के पैसेंजरों के बैकग्राउंड को चेक किया गया तो पता चला कि फ्लाइट में 2 लोग ऐसे थे जो फेक पासवर्ड के साथ ट्रैवल कर रहे थे। इससे यह माने जाने लगा कि हो सकता है कि इन दोनों ने ही फ्लाइट को हाईजैक किया होगा। लेकिन इनके बैकग्राउंड को चेक किया गया तो पता चला कि इनकी किसी भी आतंकवाद संगठन से कोई भी संबंध नहीं है। दरअसल यह दोनों चोरी के पासपोर्ट से यूरोप जाकर वहां पर सेटल होना चाहते थे और वैसे भी इस फ्लाइट को हाईजैक करने के बाद आतंक फैलाना ही मकसद होता, तो फिर आतंकवादी इस फ्लाइट को समुद्र में क्रैश क्यों करवाते? इसकी वजह इस शहर पर भी क्रैश करवा सकते थे और आतंक फैला सकते थे। फ्लाइट MS-370 के पीछे किसकी साजिश थी? इसके लिए मलेशियन पुलिस ने दोनों पायलट के बारे में तहकीकात की तो फ्लाइट के कैप्टन जौहरी के घर पर एक फ्लाइट सिमुलेटर मिला। दरअसल फ्लाइट सिमुलेटर एक ऐसी मशीन होती है जिसकी मदद से पायलट एक रियल फ्लाइट चलाने का अनुभव ले सकता है। किसी पायलट के घर पर फ्लाइट सिमुलेटर मिलना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन बड़ी बात यह थी कि फ्लाइट सिमुलेटर में जो रास्ता ड्रॉ किया गया था और उसमें जो कोऑर्डिनेशन डाला गया था वो सारे फ्लाइट MS-370 के रूट से लगभग मेल खा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जिस रूट पर MS-370 फ्लाइट को उड़ान लेनी थी उसका अभ्यास किया जा रहा था। इस वाक्य ने कप्तान को सीधा कटघरे में लाके खड़ा कर दिया था। अब सवाल यह आता है कि क्या वास्तव में जहाज का कप्तान ही वह शख्स था जिसने फ्लाइट MS-370 को गायब करने का षड्यंत्र रचा था? तो इसके लिए इस पूरी घटना को वापस फिर से एक बार गौर से देखना होगा कि कैसे इस फ्लाइट को गायब किया गया। और दरअसल कुछ ऐसा हुआ होगा कि प्लेन के टेक ऑफ करने के 42 मिनट बाद जब प्लेन वियतनाम एयर स्पेस में प्रवेश किया होगा, तब मलेशियन ATC ने प्लेन को वियतनाम ATC से बार बार संपर्क करने की कोशिश करने के बाद भी संपर्क नहीं बना पाती। या तो प्लेन का ट्रांसपोर्ट खराब हो गया होगा या तो उसे जानबूझकर खराब किया होगा। दरअसल ट्रांसपोर्ट एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके द्वारा प्लेन ग्राउंड पर मौजूद ATC से संपर्क बनाए रखता है और अपनी एक्चुअल लोकेशन के बारे में ATC को बताता रहता है। लेकिन MS-370 एक आधुनिक जहाज था जिसमें ATC से संपर्क बनाने के लिए 4 से भी ज्यादा तकनीकें थी और सारी कम्युनिकेशन एक साथ खराब हो जाए ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मतलब साफ था कि सभी कम्युनिकेशन डिवाइस को जानबूझकर बंद किया होगा। प्लेन में कोई तकनीकी खराबी होती तो प्लेन यू टर्न लेने के बाद लैंड क्यों नहीं किया? पायलट ने प्लेन को थाईलैंड और मलेशिया के बॉर्डर से गुजारा, जो कि एक इत्तेफाक नहीं था।
जिससे थाईलैंड की एटीसी को यह लगे कि प्लेन मलेशियन एटीसी के संपर्क में है और मलेशियन एटीसी को यह लगे कि प्लेन थाईलैंड एटीसी के संपर्क में है। इस रूट से जाने का मतलब साफ था कि पायलट नहीं चाहता था कि प्लेन की लोकेशन को कोई ट्रैक कर पाए। प्लेन छुपते छुपाते मलक्का स्टेट में पहुंचकर एक और टर्न लेता है, जो दर्शाता है कि इतनी एक्यूरेसी से प्लेन को केवल एक अनुभवी पायलट ही उड़ा सकता है, वो भी बिना एटीसी की सहायता के। MS-370 को वर्टिकल नॉच के बल पानी में क्रैश करवाया गया था, जो पायलट को इस घटना में शक के दायरे में खड़ा करता है। हालांकि यह महज एक थियरी है कि प्लेन को जहाज के कप्तान ने ही क्रैश करवाया होगा, क्योंकि प्लेन के साथ होने वाले इंसिडेंट कैप्टन जहरी अहमद शाह के ओर ही इशारा करते हैं। MS-370 के साथ 239 लोग गायब हुए थे, जिनका आज तक कोई भी अता पता नहीं है।